डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से किसान भाइयों की तमाम खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते हैं हम, और किसान भाइयों को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके, उनकी खेती किसानी को और बेहतर करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। किसान भाइयों की भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जुड़ते हैं आप अपने लाइव सवालों के साथ, समस्याओं के साथ, और सीधा समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। कार्यक्रम में मौजूद होते हैं कुछ विषय से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, उनके समाधान भी आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और रूपरेखा को बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आज के किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, और उस विषय से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल है तो उसको भी हम शामिल करेंगे कार्यक्रम हेलो किसान में। तो नजर डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर। कृषि बजट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर किस प्रकार से खुलने वाले हैं, और कृषि बजट से क्या कुछ कृषि क्षेत्र को इस बार मिला है। आने वाले पूरे एक साल में कृषि बजट से कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए किस प्रकार से नए रोजगार के अवसर हैं, किस प्रकार से नए कमाई के अवसर बनेंगे, खेती किसानी और कितनी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने वाली है। इन तमाम पहलुओं पर आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी, कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको पता है 3 माध्यमों का इस्तेमाल करना होता है हमेशा की तरह। पहला है टोल फ्री नंबर का, तो टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर नंबर दिखा रहे हैं 1800-113060, 1800-113061। फ़ोन करते हमेशा की तरह किसान भाई 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो टेलीविज़न की आवाज़ कम हो, साथ ही साथ आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो, ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपकी समस्या का समाधान उचित तरीके से आप तक पहुँचाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता उनके लिए दूसरा विकल्प व्हाट्सएप का है। आप व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप करते समय आप जहां से अपना सवाल हमें भेजें, जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी मन में संशय है, कोई जानकारी आप चाहते हैं या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, तो इन तीनों विकल्पों का इस्तेमाल करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों का समाधान किया जाएगा, इस कार्यक्रम में सवालों को शामिल भी किया जाएगा। अब रुक करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए सीधा रुक करते हैं सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ सलाहकार इनाम FPO SFC कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से हैं। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी आपसे करते हैं हम। इस बार के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, और खासकर जब बजट आता है तो सबसे पहले आदमी के मन में ये भी ख्याल रहता है कि कृषि क्षेत्र को क्या मिलने वाला है। हर कोई अपने अपने सेक्टर में बड़ी उम्मीदें लगा के रखता है, और क्योंकि हम लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं और इस पहलुओं को लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के बजट के अनुसार इस बार का बजट आपको कैसा लगा, क्या कुछ मिला, क्या जो उम्मीदें थी किसानों की या किसान से जुड़ी हुई कृषि से जुड़े हुए सेक्टर्स की, उनकी उम्मीदों को पूरा किया इस बजट ने? कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छा रहा बजट, क्योंकि अभी तक हम जनरल क्रॉप्स, राइस, व्हीट, इस सब पर हम ध्यान देते थे, बट इस बार कृषि में हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल कमोडिटी पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ताकि उसके उत्पादन से हम एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे सकें, और ये जो भी कमोडिटीज़ हैं उसमें ज़्यादा आमदनी प्राप्त होती है पर हेक्टेयर या पर यूनिट एरिया, जिसके कारण ताकि किसान इसको यूज करके ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त कर सके, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से ये हाई वैल्यू क्रॉप में भी हो गया हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और सैंडलवुड और इवन अगरवुड को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जहाँ से ज़्यादा आमदनी प्राप्त होती है। इसके साथ ही जो अलाइड सेक्टर है हमारा, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, इन दोनों को भी इम्फेसिस दिया गया है, क्योंकि इससे भी
ग्रोथ रेट बहुत काफ़ी अच्छा है और इससे भी आमदनी ज़्यादा होती है खेती के अपेक्षा धान चावल की खेती से। तो इस बार फोकस यही रहा है कि किसी तरह किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहा। और साथ ही साथ उद्यमिता को भी बढ़ावा देने के लिए जैसे फिशरीज ये एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उद्यमिता बढ़ाने के लिए, ताकि नए नए युवक ट्रेंड होकर के वेटनरी साइंस में वो अपना उद्यम शुरू कर सके, स्टार्टअप शुरू कर सकें, जिससे कि गांव में एनिमल से डिजीज रिलेटेड, डायग्नोस्टिक रिलेटेड सब चीज़ फैसिलिटी किसानों को गांव में मिल सके। इस तरह की चीज़ें करी गई है। तो इसमें युवाओं पर भी फोकस है, महिलाओं पर भी फोकस है। महिलाओं को कोऑपरेटिव के थ्रू जो भी है उनका वैल्यू चेन में बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, उनको उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। जी, तो ये कुछ पहलुओं पर फोकस किया गया इस बजट में। डॉक्टर एस.के. सिंह जी, आप कितने सहमत हैं इस बजट में, और जिन पहलुओं का जिक्र डॉक्टर नली रंजन कुमार ने किया, इन पहलुओं पर फोकस करके जो कृषि क्षेत्र के लक्ष्य हमें स्थापित कर रहे हैं, क्या इन पहलुओं को साध कर हम उन लक्ष्यों को स्थापित कर सकते हैं? बजट जब भी बनता है तो आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और कैसे उससे लाभान्वित हो जाए। अब यहाँ पे देखें कि ये कहा गया कि इसमें किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। अब किसानों की आय बढ़ाई कैसे जाएगी? तो सबसे प्रथम प्रश्न है कि उनका उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, और दूसरी बात ये होती है कि इस उत्पाद को प्रसंस्कृत किया जाए। पहले ये व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो प्रसंस्करण किया जाए और इसको मार्केट लिंकेज, जब हम मार्केट लिंकेज की बात करते हैं तो वो जो डोमेस्टिक मार्केट से यहाँ भी मार्केट उपलब्ध कराया जाए और इनको एक्सपोर्ट भी कराया जाए कि यह उस रूप में बन जाए, कम्पिटिटिव हो जाए हमारे उत्पाद कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर अपना स्थान प्राप्त कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सेकंड नंबर पर कि यह बजट कृषि के दृष्टिकोण से समावेशी है। समावेशी का मैं कहना चाहूँगा ये कि हम उन क्षेत्रों को पर गए हैं जहाँ पर पोटेंशियल है लेकिन अछूता था, जिनको हमने पोटेंशियल को रीप करना है, उन क्षेत्रों को रीप करना है और वहाँ पे जाकर प्रोडक्शन बढ़ाना है जहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी, और बढ़ाने के बाद उसकी मार्केट दिलवाना है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यह एक रोज़गार परक है। हम सभी जानते हैं कि डेयरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टरों में रोजगार के प्रचुर संभावनाएं हैं। क्योंकि यहाँ पर बजट में क्या कहा गया है, वो ध्यान देने वाली बात है कि हम वैल्यू चेन डेवलप करेंगे, चाहे वो फिशरीज की वैल्यू चेन डेवलप करना है, चाहे वो पोल्ट्री की वैल्यू चेन डेवलप करना है, चाहे वो लाइव स्टॉक की वैल्यू चेन डेवलप करना है, चाहे डेयरी की वैल्यू चेन डेवलप करना है। मैं किसान भाइयों को यहाँ संबोधित करते हुए बात करना चाहूँगा, जब इस वैल्यू चेन की बात हो रही है तो उसके उत्पादन से शुरू होकर उसके उत्पाद को अंतिम चरण तक उपभोक्ता तक पहुंचने की पूरी श्रेणी से मतलब है। तो यहाँ पर सभी पहलुओं पर फोकस किया गया है। तो यह जो अनाउंसमेंट है, जो बजट में इस बार का घोषणा की गई है, यह रोजगार परक है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये हमारे नए जियो पॉलिटिकल जो चीज़ें बदल रही हैं कि देशों में भी विश्व में भी अनेक समूह बन रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हमको एड्रेस करने में, चाहे टैरिफ का मामला हो चाहे और कुछ मामला हो, इस बजट से उसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे और हमारा उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में compete करेगा। बाद में हम एक एक करके सभी पहलुओं पे बात करेंगे कि कैसे कैसे इन चीज़ों को, जो 4 उद्देश्यों की हमने बात किया है, कैसे हम प्राप्त करेंगे। जी, इन उद्देश्यों पर कैसे हम प्राप्त करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम लेंगे। लेकिन फिलहाल इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डालते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं।
की घोषणा की गई। फाइबर उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए रेशम, जूट और ऊन के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू करने की बात कही। उन्होंने उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करने का वादा किया है। भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव बजट में रखा गया, जबकि तटीय इलाकों में नारियल, काजू, चंदन के उत्पादन में मदद देने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने पशु चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा और पशु लोन पर सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। मत्स्य पालन के लिए भी वित्त मंत्री ने 500 जलाशयों का विकास करने का वादा किया है। साथ ही पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के स्व सहायता उद्यमों को आगे बढ़ाने का काम होगा। महिला समूह स्टार्टअप बनाए जाएंगे और लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट बनाए जाएंगे। युवा देश का भविष्य हैं, इस बात को सरकार भी बखूबी समझती है और इस बार के बजट में ग्रामीण युवाओं के लाभ की बात भी कही गई है। बजट में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। इससे वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन मिलेगा। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पहले से ही लगातार प्रयासरत है। गांव में रह रहे युवा खेती के साथ साथ स्वरोजगार भी कर सकें, इसके लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। मनरेगा यानी जी राम जी के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। साथ ही श्रमिकों और किसानों के बीच समन्वय को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई और बुआई के समय श्रमिकों को 60 दिनों की छुट्टी का प्रावधान है, जिससे उन्हें कृषि से जुड़े रोजगार भी मिले। इससे कृषि में रोजगार को मिलाकर श्रमिक अब कुल 185 दिन रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए हैं। इन सब प्रयासों ने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कृषि में नई नई तकनीकों के विकास के कारण अब युवा भी खेती में काफी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के बहुत से अवसर उपलब्ध हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने समझने का प्रयास किया कि बजट में इस बार क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, किन किन क्षेत्रों के लिए क्या कुछ मिलने वाला है, गरीब, महिला, युवा और किसानों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी, बात एक पहलू ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं वो उनका जो रुझान है वो खेती की तरफ कम देखने को मिलता है, और जो किसान परिवार से पारंपरिक तौर से किसान जुड़े होते हैं उनकी एक शिकायत भी रहती है कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं या जो बच्चे हैं वो खेती की तरफ रुझान नहीं ले रहे, किसानी की तरफ वो इंटरेस्टेड नहीं है। इस बजट के एक पहलू में ये भी हम कह रहे हैं कि ग्रामीण युवाओं के लिए भी बहुत कुछ घोषणाएं की गई हैं। आपके ज़रिए हम समझना चाहते हैं कि ग्रामीण युवा जो हैं वो क्या अवसर इसमें देख रहे हैं और उनके लिए क्या अवसर है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए वो खेती किसानी में क्या नए स्तंभ हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत लगातार पिछले सालों से नवयुवकों को ट्रेंड किया जा रहा है, स्किल डेवलप की जा रही है उनमें, ताकि वो खेती हो या खेती के बाहर की चीज़ें हों, जो उनको पसंद है उसमें वो काम कर सके और उनको अच्छी आमदनी हो सके। इस बजट में भी आप देख रहे होंगे कि गाइड के लिए, वेटनरी प्रोफेशनल के लिए, इस सब में स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है जी। और स्टार्टअप योजना को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें वेटनरी में ये एनिमल साइंस में, ताकि आप डेयरी से संबंधित कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, पोल्ट्री में करना चाहते हैं, या फिशरीज में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या फिर FPO के थ्रू आप एक दूसरे से संगठित होकर के अपना वैल्यू चेन पूरा डेवलप करना चाहते हैं, तो इन सब में युवाओं के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, संभावनाएं हैं जिसमें वो खड़ा होकर के कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, खेती में नवाचारों को
सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए आपने सुना होगा कि भारत विस्तार नामक एक AI टूल्स डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि किसानों का जो भी इंफॉर्मेशन है, उनका उनकी ज़मीन की उर्वरकता कैसी है, ये सब रहेगा और साथ साथ उसको ऐड कर दिया जाएगा जो भी स्कीम्स हैं भारत सरकार की और राज्य सरकार की, और खेती की तकनीक जो ICR ये करता है, बताता है कि ऐसे ऐसे खेती होनी चाहिए, उसके लिए तो किसान की सभी भाषाओं में, एक भाषाएं नहीं, भाषा पहले एक दिक्कत होती थी कि किस भाषा में, बहुत सारे किसानों की अलग अलग भाषा है, कैसे उनके पास पहुंचा जाए। तो ये जो टूल्स होगा मल्टीलिंगुअल होगा, किसान बोल कर लिख कर दोनों तरह से जानकारी हासिल कर लेगा। वो जानकारी उसमें क्या है, कौन सी फसल लगाएं, कब पानी डालें, कब खाद डालें, कितना खाद डालें, कौन सी दवा डालें, कोई बीमारी आ गई है, तो ये सब जानकारी उनको मिलेगी। इवन कहाँ बेचना है, इस तरह की भी जानकारी उसमें दी जाएगी। तो इस तरह का एक प्लेटफार्म शुरू करके गांव के सबसे गरीब और वंचित लोगों को तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़े तो उससे किसानों की आमदनी बढ़े, युवाओं की आमदनी बढ़े, तो खेती में अपना इंटरेस्ट जगा सकें और खेती करने लायक रह सकें। इस तरह की चीज़ें सरकार ने इस बजट में व्यवस्था करी है। जी, तो इस प्रकार से युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और युवाओं को फोकस करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास इस बजट के द्वारा किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे, फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर एस के सिंह जी, आपका रुख करते हैं। युवाओं की नज़र में एक आपका वक्तव्य लेना आपका भी हम महत्वपूर्ण समझते हैं कि अगर आपके नज़रिए से समझा जाए किस प्रकार से युवाओं को लाभ मिलेगा। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की हमने बात करी, वेटरनरी सर्जन्स को निजी निवेश यहाँ पर किया जाएगा, 500 नए मत्स्य पालन की अगर हम बात करें, जलाशयों की स्थापना की जाएगी, और अगर हम गाइड्स की बात करें, उन गाइड्स को भी रखा जाएगा। कब से इसकी शुरुआत होगी, किस तरह से युवा इसके बारे में जानकारी ले पाएंगे कि हमारे लिए इन चीज़ों में कैसे एनरोल करना है हमको? मैं एक एक करके उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करता हूं और कब से शुरुआत होगी फिर उस पर हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिवली एक एक बात करते हैं, कहाँ कहाँ युवा कृषि क्षेत्र में उद्यम कर सकते हैं। पहला क्षेत्र है कि फिशरीज और डेयरी के जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन में को हम और स्पष्ट करते हैं कि अगर आप गाय पालन करते हैं, पशुपालन क्या नाम के भैंस का पालन करते हैं, तो वो धंधा आप कर सकते हैं। फिर उससे दूध निकाल करके उसको पास्चुराइज करते हैं, पैकिंग करते हैं और पैक करके जैसे अमूल बेचता है, इस तरीके से मार्केट में आप जाकर बेच करके वहाँ लाभान्वित हो सकते हैं। फिर इसके बाद उसको घी बनाना है, बटर बनाना है, चीज़ बनाना है, जो कुछ आपको लगता है यह एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आप उसको कर सकते हैं। आप इसी तरीके से आप देखें मछली के वैल्यू चेन में, मछली का वैल्यू चेन केवल इंडिया में ही नहीं है, यह इंटरनेशनल वैल्यू चेन है इसका। आप इसके एक्सपोर्ट में भी शामिल हो सकते हैं, एक्सपोर्टर बनते हैं, जो किसानों का तो छोड़ दें, हर युवा का ड्रीम होता है कि हम एक्सपोर्टर बने।
तो आप इन क्षेत्रों में एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। हमारे बहुत सारे नट्स हैं जो हिल में पैदा होते हैं, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अधिकतर जम्मू कश्मीर में होते हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश में होते हैं और कुछ जो है उत्तराखंड वगैरह में भी होते हैं। वहाँ आप इसको उद्यम लगा करके इस क्षेत्रों को भी आप लाभ ले सकते हैं। और आगे एफपीओ आप सभी जानते हैं कि एफपीओ को बनाने के लिए, संचालित करने के लिए किसानों के साथ साथ उसको लीड करने वाले व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है, नहीं तो इसका संचालन बहुत ही मुश्किल होता है। और वो कंपनी है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रजिस्टर्ड हो जाए, चाहे कंपनीज एक्ट में, लास्टली वो कंपनी जैसा कार्य करता है। तो आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे होंगे, चाहे सीईओ के रूप में कर रहे हो, चाहे किसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में हो, कहीं हो, आपके लिए यह भी बहुत बड़ा बिजनेस है। अब एक चीज़ मैं उस पर आऊँ कब से शुरू होगा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। डॉक्टर एस के सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, इस बात को आप पूरा कीजिएगा। बहरहाल एक दर्शक हैं पहले फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए, उनका सवाल ले लेता हूँ, फिर लौटता हूँ आपके पास। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ जो हमारे नवयुवक हैं, नौजवान लोग हैं, इनको रोजगार पाने के लिए किस प्रकार से सरलता पूर्वक इनको रोजगार उपलब्ध हो, क्योंकि ज्यादा भाग दौड़ थक जाते हैं, फिर रोजगार से हट जाते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो सरलता पूर्वक इनको उपलब्ध हो सके। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, उसी के बारे में डॉक्टर एस के सिंह जी जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर एस के सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आपका प्रश्न था बाराबंकी से, उसी बात को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी बात को करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र इसमें हैं, वो आप वहाँ पर उद्यमिता का काम कर सकते हैं। अब बात आती है कब से शुरू होगा। तो यह योजनाएं जितनी भी घोषित हुई हैं, यह 1 अप्रैल से, ये अभी जैसे आई हैं वैसे हम लोग ईएफसी सरकार जो है, इसमें ईएफसी का मतलब होता है एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी हम लोग बोलते हैं, कि वो एक बन जाएगा, कैसे कैसे रहेगा, कैसे संचालित होगा, क्या अवयव रहेगा, क्या चीज़ रहेगा, और फिर हम इसको जो है कैबिनेट से अप्रूवल कराने के बाद स्कीम को 1 अप्रैल से या थोड़ा बाद में हम लागू कर देंगे। और आजकल लाभ लेने के लिए ज़्यादातर हम लोग इसको एक्सेसिबल और डिजिटल बनाते हैं, ताकि आप योजनाओं को अच्छे से लाभान्वित हो सकें, अच्छे से समझ सकें, जान सकें। तो आपको 1 अप्रैल के बाद ये सारी योजनाएं, अप्रैल या कुछ 1-2 महीना और लग सकता है इस प्रक्रिया में, ये सारी की सारी योजनाएं चल जाएंगी। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये भ्रम होता है कि भाई इस बार ऐसे क्षेत्रों को लिया गया कि जो कि कुछ दूर दराज के थे, कुछ हिल में थे, कुछ कोस्टल के थे, कुछ कहीं के थे। लेकिन सबको जानना पड़ेगा कि पिछले साल की बहुत सारी योजनाएं हैं, हर योजनाएं 5 साल के लिए होती हैं। फिर से क्यों स्पष्ट करता चाहता हूँ किसान भाइयों को कि योजनाएं जो है वो वित्तीय फाइनेंस कमीशन के वर्ष के लिए होती हैं। तो उन सब योजनाएं उसमें से, जैसे आप देखें ये पल्सेस आत्मनिर्भरता का प्रश्न था, काटन आत्मनिर्भरता का प्रश्न था, 3 लाख, हाँ 3 लाख को 5 लाख आपका केसीसी का करना था, ताकि आप उतने तक आप लोन लें तो आपको 4% ही देना पड़े। और कंप्रिहेंसिव स्कीम जो थी, इस पर क्या नाम के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड मिलेट्स पर था। और इस तरीके से धन धान्य योजना थी, कृषि धन धान्य योजना थी। इसमें कई सारी योजनाएं अक्टूबर में, सितंबर में, नवंबर में प्रारंभ हुई। कई सारी योजनाएं इस वित्तीय वर्ष में भी प्रारंभ होंगी और यह अगले 5 साल के लिए होंगी। तो आप यह देखें कि एक क्षेत्र को जब पहले ही आच्छादित कर दिया गया तो उस पर डुप्लीसिटी करने का कोई मतलब नहीं था। अब उस क्षेत्र को लिया गया है जहां खूब पोटेंशियल था, और जहां पोटेंशियल होता है वहीं करने में आगे बढ़ने की, विकास की संभावनाएं होती हैं। तो मैं किसान भाइयों को इतनी बात बताना चाहूँगा। जी, ये बहुत रणनीति के तहत इस चीज़ को आपने समझाया और बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया कि जो चीज़ें पहले से चल रही थी उसको तो बढ़ावा दिया ही जा रहा, साथ साथ जो चीज़ें अछूते रह गई थी उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। एक दर्शक है जिन्होंने प्रश्न वीडियो हमें भेजा है, आइए उनके वीडियो को देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या सवाल है। संजय दिवाकर हैं अलीगढ़ से, आइए देखते हैं क्या सवाल है। नमस्कार जी, मैं संजय दिवाकर खैर अलीगढ़ एफपीओ से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल के बजट में किसानों को क्या क्या फ़ायदा हुआ, और मुझे बागवानी लगवानी है, बाग लगवाना है, तो उसमें सरकार क्या अनुदान।
जी, तो बागवानी को लेकर ये सरकार की योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और बजट की कुछ खास विशेषताएं जानना चाहते हैं। एफपीओ का भी इन्होंने जिक्र किया, एफपीओ से जुड़े भी हुए हैं। डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी, आपका रुख करते हैं। और अगर एफपीओ की भूमिकाओं को लेकर हम बात करें, अभी हाल ही में हमने देखा कि भारत के अंदर 10,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हुए और उनका कितना बेहतर परिणाम कृषि के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यूँ कह सकते हैं कि एफपीओ एक ऐसा स्टेज है जिसके जरिए आप तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और शायद यही एक वजह रही कि एफपीओ के सक्सेसफुल आउटपुट की वजह से पशुधन के क्षेत्र में भी एफपीओ को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर एफपीओ की हम बात करें, किस तरीके से पशुधन के क्षेत्र में बदलाव लाने की क्षमता आने वाले समय में रखते हैं, और जो पशुधन की पूरी जो इंडस्ट्री, पूरा सेक्टर भारत के अंदर है, उसके अंदर कितना क्षमता है और कितना बूम करने वाला आने वाले समय में? वो देखिए, ये एफपीओ जो स्कीम है, ये खास करके छोटे और मझोले किसानों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी कम होती है, छोटे छोटे उत्पाद होते हैं, जिसको लेकर के इनको मार्केट करना, इनको प्रोसेस करना बड़ी मुश्किल होती है जी। तो ये इनको जो प्राइस मिलना चाहिए, जो वैल्यू मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। तो एफपीओ की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि छोटे और मार्जिनल किसान ये सब मिल करके एक साथ अपना व्यापार बड़ा कर सके, खेती का व्यापार बड़ा कर सके और अपने उत्पाद को जहाँ अच्छे प्राइस मिल रहे हैं वहाँ बेच सकें, जहाँ उनके लिए जो इनपुट्स हैं जहाँ अच्छे प्राइस पे मिल रहा है वहाँ से ख़रीद सकें। ज़रूरी हो तो ये उनको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके बढ़ाएं, आगे बेचें। तो इसमें कंपनी की तरह काम किया जाता है। तो एग्रीकल्चर में इसकी सफलता काफ़ी मिली जी, जिससे किसान एकजुट हुए और बहुत जगह काफ़ी अच्छा इवन एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं। जैसे वाराणसी में एग्जांपल दूंगा, उत्तर प्रदेश का ही, वाराणसी में 2-3 वेजिटेबल प्रोड्यूस करने वाले एफपीओ हैं जो कि वेजिटेबल सीधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट को, तो उनसे वो ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे हैं। इसी तरह देश के कोने कोने में चारों तरफ एफपीओ खड़े हुए हैं, डेयरी में भी हैं, ये गुजरात वगैरह में काफ़ी अच्छे एफपीओ खड़े हुए हैं। और इवन जो आपका गोबर वगैरह है, गाय के गोबर वगैरह को भी इन लोगों ने प्रोसेस करके गोबर गैस बनाना और उससे खाद बनाना, ये सब करके काफ़ी फ़ायदे कमा रहे हैं। तो इसलिए जो डेयरी में, ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया कि गोबर से भी, बट दूध को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करके बेचना। प्रोसेस करना मीन्स प्रोसेस डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं, सीधे दूध भी बेच सकते हैं, घी बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, उसकी पनीर बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो भी मार्केट में देख करके उसके हिसाब से बनाना और बेचना है। तो ये सब डेयरी में भी कर सकते हैं, इसी तरह मत्स्य पालन में कर सकते हैं, पोल्ट्री में भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है कि आपकी कैपेसिटी, किसानों की कैपेसिटी बढ़ जाती है एक साथ मिलकर काम करने से। और इसमें सरकार बहुत सारा सपोर्ट करती है, जो कि सपोर्ट इन दी फाइनेंशियल फॉर्म में करती है, पैसे लोन ज़्यादा देती है जिससे ये अपने व्यापार को बढ़ा सके। क्योंकि अकेला छोटा किसान जिसके खाने के नहीं है वो क्या कर पाएगा। तो इसलिए छोटे किसानों और जो उनके पास कैपेसिटी कम है उनके फ़ायदे के लिए ये करा गया है। जी, मैं इनके क्वेश्चन को थोड़ा डॉक्टर एस के सिंह जी, मैं रुक करूंगा आपकी तरफ, लेकिन फिलहाल एक दर्शक है उनका रुक कर लेता हूँ। फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे 2 सवाल थे। पहला सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो भी योजनाएं चलती हैं किसानों के लिए, देखा जाता है युवाओं की एक शिकायत रहती है कि वो ठीक से उनको समझ नहीं पाते हैं या फिर उनका लाभ नहीं ले पाते हैं योजनाओं का, और कई बार होता है कि असफल भी रह जाते हैं। तो इस कारण से युवाओं का थोड़ा सा रुख है कि खेती से कम हो रहा है। और दूसरा सवाल ये था, किसानों की एक और शिकायत रहती है अक्सर कि जो किसानों को बजट मिलता है शायद वो पूरा खर्च नहीं किया जाता, ऐसा किसान कहते हैं। तो क्या इसके बारे में भी बताएं। जी विपिन जी, आपका दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सवाल को शामिल कर रहा हूँ। सिंह जी, जो आप बात करना चाह रहे थे एफपीओ से जुड़ी हुई, वो बात को पूरा कीजिएगा, और विपिन जी के सवाल को भी आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, उसका भी समाधान कीजिए। मैं सबसे पहले बाराबंकी के हमारे किसान भाई थे, उनके प्रश्न का मैं स्पेसिफिक उत्तर देना चाहूँगा। एक प्रश्न उनका था कि मैं एफपीओ बनाऊँ कैसे, बाराबंकी के रहने वाले हैं। तो आप अगर एफपीओ बनाने के लिए बनाना ज़रूरी नहीं है, एफपीओ में शामिल होकर के उसका लाभ लेना ज़रूरी है। तो भारत सरकार के जो 10
1000 एफपीओ बनाने का उद्देश्य था, टारगेट था, लक्ष्य था, उसकी प्राप्ति हो गई है, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो आप वहाँ पे कृषि विभाग, आपको उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के कृषि विभाग में जाकर के आपका उत्पाद और जिस ब्लॉक से आप जुड़ना चाहते हैं उस ब्लॉक के एफपीओ के सदस्य बन जाएं। आपको वही सब लाभ मिलेगा जो अन्य सदस्य पहले से ले रहे हों, चाहे योजना का है, जो कोई और जानकारी है। जैसे अभी किसान भाई ने पूछा हमें इन सब चीज़ों की पता कैसे चले, तो एफपीओ एक माध्यम है, उसमें सीईओ और अन्य जो लोग होते हैं वो भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताते हैं। इनकी अगली बात ये थी, यदि आप बनाना ही चाहते हैं एफपीओ तो केंद्र सरकार की 10,000 एफपीओ के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार अपनी भी योजना चला रही है एफपीओ बनाने के, उसके संवर्धन की। आप उस योजना को से लाभ ले सकते हैं। वहाँ का इस राज्य का कृषि विभाग उसका नोडल अधिकारी है, उससे संपर्क कर सकते हैं। एक और प्रश्न था इनका, यह था कि हम अपना बाग नया लगाना चाहते हैं या पुराने बाग को ठीक करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करें। इसके लिए पहले से ही MIDH हम लोग बोलते हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यह योजना पहले से चल रही है। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है। इसका कहने का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस योजना को चला रहे हैं और इस योजना को, केंद्र की योजना को राज्य सरकार के माध्यम से चला रहे हैं। तो जो आप क्षेत्र बताए जिसमें आप करना चाहते हैं उसमें वो सम्मिलित है इस योजना में। आप वहां जाकर के जिला उद्यान अधिकारी होंगे बाराबंकी के, उनसे मिल करके इस योजना का लाभ ले लें और जो भी बाग बगीचा लगाना चाहते हों या पुनरुद्धार करना चाहते हैं वो कर लें। ये तो प्रथम वाले का प्रश्न था। दूसरे का क्या प्रश्न था? जी एसके सिंह जी, मैं दूसरे सवाल भी लूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद चर्चा को जारी रखते हैं। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। पहले बालम सिंह है नैनीताल उत्तराखंड से। बालम जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। बालम जी आप मैं कह रहा हूँ सर जी। अरे मैं कह रहा हूँ ना सर जी, ये उत्तराखंड के लिए क्या व्यवस्था है बजट में सर? तार बाढ़ नहीं, जानवरों की व्यवस्था नहीं है कोई। तार बाढ़ या मेरा आईडी नंबर तो सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ ना सर जी, मैं कह रहा हूँ ये यहाँ उत्तराखंड में तार बाढ़, यहाँ से मैं कह रहा हूँ ना सर। जी जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ पहाड़ में तार बाढ़ के लिए, पहाड़ में तार बाढ़ के लिए क्या व्यवस्था है? जी बालम, यहाँ तो जानवर कर दे रहे बिल्कुल, रात में जानवर रख ही नहीं रहे पहाड़ में कोई फसल को। जी बालम जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका सवाल को भी शामिल करेंगे डॉक्टर एसके सिंह जी। इनके सवाल जितना मैं समझ पाया, उत्तराखंड के लिए क्या योजना दिया गया बजट में, क्या कुछ खास रहा उसके लिए जानना चाहते हैं, और जानवरों के लिए क्या कुछ खास रहा उत्तराखंड के लिए। आप इस बार तो आपका ही दिन है, उत्तराखंड का ही दिन है इस बार के बजट में। तो पहाड़ के लोगों का ही दिन है, पहाड़ के किसानों का दिन है, जो कोस्टल एरिया के हैं उनका दिन है। तो जितनी योजनाएं हाई वैल्यू क्रॉप्स के नाम पर कई की गई हैं वो सब आपके यहाँ लागू हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो नट्स वगैरह होते हैं वो सब योजनाएं आपके यहाँ चलेंगी। तो उनका आप जो भी लाभ ले सकते हैं उस तरीके से आप योजना जब बन जाएगी तो उसका आप लाभ ले लें। दूसरी बात ये कह रहे थे, ये बहुत इनकी समस्या रियल में बहुत सच है, क्योंकि हम भी जब जाते हैं घर में तो वो पशु आकर चर जाते हैं, खेत को खा जाते हैं। तो उसको
तार लगाने के लिए क्या किया जाए। तो तार लगाने के लिए अपने राज्य सरकार के कृषि विभाग से मिलिए। बहुत सारे राज्य सरकारें जो है कुछ मदद इसमें अनुदान कर रही हैं कि तार लगा के आप उसको तारबंदी कर दीजिए तो पशु वगैरह नहीं घुसेंगे। तो आप कृषि विभाग में चले जाएं। एक और सुझाव है कि कृषि विज्ञान केंद्र भी जो नज़दीक होता है उन लोगों को भी जानकारी रहती है, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं तो उनको भी पता रहता है। तो जितना उसमें जो भी अनुदान हो जो भी हो उसका लाभ ले लें आप। जी, इसमें मैं एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा एसके सिंह जी। मैं देख रहा था कि कृषि विभाग के द्वारा या कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा सोलर पैनल लगाए जाते हैं। उसके तहत आपके खेत हैं या आसपास के 2-4 किसान आप इकट्ठा करके पूरे खेतों की बाउंड्री करवा सकते हैं और उसमें आपको कुछ खर्चा देना पड़ता है और कुछ सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। तो उस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक है, उनका भी रुख कर लेते हैं। मुरारी हैं दौसा राजस्थान से, उन्होंने प्रश्न वीडियो बना के भेजा। ये देखते हैं क्या सवाल है। हाँ जी, मैं मुरारी केरी मीणा, ग्राम दुल्लना झोपड़ी, तहसील बसवा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। और मैंने बागवानी करने का मुझे शौक़ है। बागवानी प्लस खेतीबाड़ी का मैं किसान हूँ छोटा सा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट का जो प्रोविजन रखा है उसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या आगामी फ़ायदे हमें थोड़ा सा दुरुस्त करें, हमें बताएं। मुझे शौक़ है, पौधे भी लगा रखे हैं मैंने थोड़े बहुत, और खेतीबाड़ी का काम मेरे पास में है। जी, तो मुरारी जी थे और ये खेती किसानी के साथ साथ बागवानी करने का भी शौक रखते हैं और उसके लिए बजट में इनके लिए क्या कुछ खास रहा उसकी जानकारी चाहते हैं डॉक्टर एसके सिंह जी। बंधु, आपके लिए तो योजना पहले से ही चल रही है। आप चाहे वो फल सब्जी का कुछ करना चाहें, चाहे कोई बगीचा लगवाना चाहें, जो पुराने बगीचे को रिनोवेट कराना चाहें, जो भी कराना चाहें, अभी इसके आपके प्रश्न के पहले चर्चा आया था। यहाँ पर एक मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के नाम से पहले से योजना चलती है। उसमें सब कुछ शामिल है, जो आप कह रहे हैं वो भी शामिल है। कुछ और भी आप क्लीनिंग, ग्रेडिंग, साफ सफाई की कोई मशीन या कोई और भी उपकरण भी खरीदना चाहते हैं वो भी शामिल है। और ये केंद्र की योजना है, आपके राजस्थान सरकार के माध्यम से, मतलब हर राज्य सरकार के माध्यम से चलती है। आपको करना क्या है, आपको पंत भवन है, वहाँ पे आप जाइएगा राजस्थान में। पंत भवन में उद्यान विभाग का दफ्तर है। उद्यान विभाग के जिला उद्यान अधिकारी से मिल करके आप इस योजना का लाभ ले लें। इसमें अच्छी खासी अनुदान मिलता है। जी, तो इस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक है, उनका भी रुख कर लेते हैं। राम सिंह है सिरसा हरियाणा से, देखते हैं क्या सवाल है। राम सिंह जी, क्या सवाल है आपका? सर जी, हमारा सवाल ये है, बजट में किसानों पर जो पशुओं के लिए कितनी लोन सब्सिडी है? जी, पशुओं के लिए लोन सब्सिडी क्या कुछ इसमें मिलेगा डॉक्टर एसके सिंह जी? किसान भाई राम सिंह जी, योजना को बन जाने दीजिए। सब्सिडी अभी तो ये घोषणा हो गई है कि लोन सब्सिडी होगी। लोन सब्सिडी मतलब लोन लेना पड़ेगा, उसके बाद सब्सिडी भी दी जाएगी। क्रेडिट लिंक हम लोग बोलते हैं। तो उसमें तय होगा कि कितने % सब्सिडी रखी जाए, 25, 35, 50% रखा जाए, जो कि देखा जाता है कि कितनी सब्सिडी देने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, जो कार्यक्रम है, जो आप करने वाले हैं, वो वायबल हो जाता है, आर्थिक तौर पर वायबल हो जाता है, तो वो मिलेगा। लेकिन डेयरी विभाग में पहले से भी योजनाएं चलती हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से ये नया कुछ आ गया है। तो आप इसका भी इंतज़ार कर लें। अप्रैल मई में ये सब योजनाएं बन जाएंगी और उसके बाद जितना आपको लगे, जिन योजना में जो लाभ है वो आप ले लीजिए। जी, डॉक्टर नलिनी रंजन जी, आपका रुख करते हैं। और जिस तरीके से हम कोस्टल एरियाज़ के फिशरमैन्स की बात कर रहे हैं, मत्स्य पालन क्षेत्र को लेकर बात कर रहे हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मत्स्य पालन क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं रही हैं। और अगर मत्स्य पालन उत्पादन के क्षेत्र में अगर देखा जाए या हम समुद्री उत्पादन के देश में देखा जाए तो भारत का नाम विश्व के तमाम बड़े देशों में आता है और टॉप 3 देशों में हम अपना नाम शामिल करते हैं। जो मछली पालकों के लिए और मछुआरों के लिए ये बताया गया इस बजट में कि निर्यात में उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनके लिए छूट दी जाएगी। अभी तक जो हम बिजनेस कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर, जो ट्रेड मार्केट कैपिटल था, उसके अनुसार अगर देखा जाए, अब मछुआरे भाई भी इसमें बढ़ चढ़ कर निर्यात कर पाएंगे। तो उस ट्रेड कैपिटल को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, कितना बढ़ता हुआ दिखाई देगा? और GDP ग्रोथ की अगर हम बात करें या फिर फिशरीज सेक्टर की ग्रोथ की बात करें, किस प्रकार से बढ़ता हुआ दिखाई देगा? फिशरीज सेक्टर अभी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में सबसे तेज़ी से उभरता हुआ सेक्टर है जी। और इसमें खास करके अब इनलैंड फिशरीज से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है और मैराइन फिशरीज से अब घटता जा रहा है। घटता मीन्स
शेयर घटता जा रहा है। उत्पादन तो दोनों तरफ से हो रहा है और ये ज़्यादातर जो हमारा एक्सपोर्ट होता है जी मराइन फिशरीज से होता है और सलाइन एक्वाकल्चर से होता है, जिसको श्रिम्प वगैरह को जो कहते हैं, श्रिम्प वगैरह की जो खेती होती है उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने में प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट किया जाता है। तो प्रोसेसिंग करने में बाहर से भी इनपुट हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो पहले प्रोविज़न था कि जितना हम पिछले साल एक्सपोर्ट किए हैं उसका 1% तक जो इंपोर्ट आप करते हैं तो ड्यूटी फ्री रहेगा। अब उसको बढ़ा करके इस बजट में 3% कर दिया गया है कि आप इनपुट 3% तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रोविज़न किया गया है। दूसरा प्रोविज़न किया गया है कि जो डीप सी में फिशिंग करने के लिए लोग जाते थे तो उनको अपना लेकर के यहाँ पर आना पड़ता था। जैसे 200 नॉटिकल माइल से दूर तक जो जाते हैं शिप्स हमारे फिशिंग करने के लिए, वेसल जो फिश वेसल है, तो उनको यदि वहाँ से कहीं दूसरे पोर्ट पे ही भी जाना हो तो उसको भी अलाउड कर दिया गया और उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी फ्री कर दिया गया। तो इस तरह से दो चीज़ें डायरेक्ट एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए इस स्कीम में डाली गई है। और इसके अलावा जो फिश प्रोडक्शन बढ़ाना है, वैल्यू चेन डेवलप करना है, उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की बात की है। अभी मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चल रहा था, जिसमें वैल्यू चेन डेवलपमेंट करना, मैंने वैल्यू चेन में प्रोडक्शन, फिशिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट की सब चीज़ें आती हैं उसमें। तो वो स्कीम भी अभी बढ़ा दी गई है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्फेसिस है और उस स्कीम के बहुत सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। डॉक्टर नलिनी जी, जिस प्रकार से हम देख रहे थे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, कोल्ड स्टोरेज की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर बहुत बेहतर तरीके से फोकस किया गया है। एक दर्शक है इंद्र सिंह, उनका रुख कर लेते हैं। जी इंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। इंद्र सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी, सवाल पूछिए। मेरे सर 2 सवाल है जी। पहला सवाल तो ये है कि जो कीटनाशक दवाई रहती है उन पे कीमत जैसे मान लो 500 रुपए रहती है, तो वो दुकानदार उसको 150 रुपए में बेचता है, तो क्यों ना जो वाजिब उसकी कीमत हो MRP में बिके। एलोपैथिक दवाई हो या जो है वेटनरी दवाई हो, 80 रुपए की दवाई 800 रुपए में बिक रही है, तो ये बजट में सुधार क्यों नहीं होता है? दूसरा एक और मेरा ये था कि GST जब कम की तभी जो है घी का रेट 600-650 रुपए था, GST कम करने के बाद वही घी 750 रुपए में बिक रहा है, तो कौन सा सामान किसानों को सस्ता मिल रहा है? जी इंद्र जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सवाल को शामिल करते हैं। डॉक्टर अस्कर सिंह जी, बात तो बहुत वाजिब इन्होंने पूछी है और तरीके से है। नहीं, इनका प्रश्न इतना वाजिब है कि दिल को छू गया कि हम ही इससे प्रभावित हैं जी। कि आप दवाई लेने जाइए मेडिकल स्टोर में, जैसे इनका पेस्टिसाइड का है, उसमें MRP इतना लिखा होता है, वो बहुत नीचे में ही मिल जाता है, लेकिन वो इतना ठगी होती है। तो सरकार जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में एक बिल ला रही है। वो बिल जो है सर्कुलेट भी कर दिया गया है कमेंट के लिए, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल करके। तो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल में बहुत सारी चीज़ें एड्रेस हैं, इसको लेकर के शामिल करते हुए इवन वो भी चीज़ें हैं जो कि लोग स्प्यूरियस या नकली या तमाम प्रकार के लोग चीज़ें बेचते हैं आपकी पेस्टिसाइड को, और आपका वो आप डाल देते हैं तो काम भी सही से नहीं करता है। कभी कभी कहते हैं इतना डाल दिया, कुछ काम नहीं किया। तो उन सब चीज़ों को भी एड्रेस करने के लिए वो पेस्टिसाइड एक्ट, जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट करके है, वो लाया जा रहा है। जो पुराना कानून था 1968 का इंसेक्टिसाइड एक्ट, उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसको मुझे लगता है हर तंत्र में हर लोग वाकिफ़ हैं और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक GST की बात थी कि GST घटने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें उतना नहीं घटी जितना घटना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि घटी तो है, अब कितना घटी कितना नहीं घटी, कहीं ना कहीं ये मॉनिटरिंग की बात है और आपको सजग होने की ज़रूरत है और इसको प्रॉपर रिपोर्ट करने की ज़रूरत है कि इसमें इतना % था, इतना GST कम हो गया, इतना क्यों हुआ। संबंधित विभाग को रिपोर्ट करेंगे तो एक आप जागरूक नागरिक बनेंगे और सबका भी लाभ इससे हो जाएगा। बिल्कुल।
तो इस प्रकार से आप दोनों चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकने का एक और छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। आप बने रहें, देखते हैं कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न वीडियो हमें गुड़गांव से किसान भाई ने भेजा, ये देख लेते हैं उनका वीडियो। प्रवीण कुमार है, देखते हैं क्या सवाल है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं एक किसान हूँ, गांव सिकोपुर गुड़गांव का रहने वाला हूँ। ये जो बजट 2026 का आया है, ये बहुत ही अच्छा बजट है किसानों के हित के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये किसानों के लिए बहुत ही हितकारी बजट होगा। जी, तो प्रवीण कुमार जी ने अपनी आशाएं जो थी उसको साझा किया है और उन्होंने बताया कि इस बार का जो बजट है किसानों के हित के लिए बजट है। डॉक्टर एस के सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगा। और अगर हम महिलाओं की योगदान की बात करें कृषि क्षेत्र में, हमेशा से ही सराहनीय उन्होंने योगदान दिया है, चाहे बहुत पहले की बात हो, अब की बात हो। अब अगर इस सरकार में हमने देखा ड्रोन दीदी योजना की हम बात करें, लखपति दीदी योजना की बात करें, प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, हर सेक्टर में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, आर्थिक रूप से उनको सशक्त मजबूत बनाने की बात की जा रही है। और न केवल कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अगर राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए, अस्पताल के मेडिकल क्षेत्र में देखा जाए, इंजीनियरिंग सेक्टर में देखा जाए, हर तरीके से उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास इस सरकार में किया गया। अब हम इस बजट की अगर बात करें, स्पेशली शी मार्ट का एक जिक्र किया गया। शी मार्ट कैसे कृषि आर्थिक स्थिति को बदलेगा, महिलाओं के जीवन में क्या सुधार ला सकता है, और कैसे महिलाओं को, जो महिलाएं प्रोसेसिंग करती हैं, उनके लिए शी मार्ट क्या रोल निभाएगा, या बाकी जो महिलाएं छोटे स्तर पर काम कर रही थी उनके लिए शी मार्ट क्या बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल सही बात है। और कहा जाए तो पुरुष भाई नाराज नहीं होंगे तो क्षमा के साथ कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं और एक बहुत ही संकल्प के साथ लगती हैं, कोई ढील ढिलाई नहीं। अब जो बजट में घोषणा की गई है, बजट में उनके जुड़ाव का प्रश्न है कि वो लाभ कैसे लें। तो वो जब जुड़ेंगी, चाहे वो फिशरीज सेक्टर में हो, चाहे वो डेयरी सेक्टर में हो, मार्केट से जब अब जुड़ेंगी तो वो अपने उत्पाद को जिस तरीके से बिकना चाहिए अच्छे से उसको बना करके वहाँ पे वो बेचेंगी, और अच्छे जो उद्यमिता के मानक है उस उद्यमिता के सारे मानक को स्थापित करेंगी। और पूर्ण विश्वास है कि यह बजट महिलाओं के लिए, छोटे मझोले किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। जी, डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी, नेशनल फाइबर मिशन की भी शुरुआत इस बजट के में प्रस्ताव रखा गया, उसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें जूट है, सिल्क है, इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। अब तक की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, कितना प्रोडक्शन हम कर पा रहे थे, और जिस प्रोडक्शन को हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने के बाद हम कितना प्रॉफिट में रहेंगे, और क्या हमें अभी तक जूट और सिल्क की बात करें तो हमें क्या इम्पोर्ट भी करना पड़ रहा है? देखिए, हम कॉटन हो, जूट हो, सिल्क हो, सब चीज़ों में हमारा एक्सपोर्ट भी है और इंपोर्ट भी है। कॉटन में जो लॉन्ग स्टेपल्स हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनते हैं, उसमें हमें अभी भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हम उत्पादन कर रहे हैं बट उतना नहीं है जितना कि हमें डिमांड है। और बदलती परिस्थितियों में जहाँ कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बांग्लादेश से हमें बहुत कड़ी टक्कर मिलती थी और बांग्लादेश की इकोनॉमी अभी थोड़ी सी
ख़राब कंडीशन में है। और दूसरी ये है कि हमारा EU के साथ पहले उनके फेवर में ट्रेड एग्रीमेंट था बांग्लादेश और EU का, अभी EU के साथ हमारा मदर ऑफ डील्स हुआ है। हाँ, मदर ऑफ डील हुआ है, तो इसमें हम बांग्लादेश के बराबर में आ गए हैं, तो हमें मार्केट का एक्सपोजर बढ़ेगा। तो उस चीज़ को हम तभी कैप्चर कर सकते हैं जब हमारे पास उत्पादन बड़ा हो, और उत्पादन सिर्फ बड़ा होने से नहीं होगा, वो कम दाम पे हो। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है उसकी और गुणवत्ता भी उसकी बढ़ानी है। तो ये जो बजट में इम्फेसिस दिया गया है, ये दोनों चीज़ों पर दिया जा रहा है कि हम इसकी गुणवत्ता साइंटिफिक कल्टीवेशन करके बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं, उत्पादन अपने आप बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ ये जब जाएगा, क्योंकि ये इनपुट है अप्रैल सेक्टर के लिए, तो इसके थ्रू हम बहुत बड़े कपड़ा उत्पादक हैं और मैंने एक्सपोर्ट करते हैं, और इसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी इन्वॉल्व है। तो ये रोज़गार का भी बहुत ज़्यादा सृजन, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार होते हैं। इसलिए सरकार का ध्यान इधर है कि इसको हम स्ट्रेंथन करें, ताकि हम दुनिया में कम्पीट करके हम अपना और मार्केट बढ़ा सकें, ताकि लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिल सके। इस तरह से ये तीनों सेक्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, डॉक्टर अस्कर सिंह जी, आपका रुख करते हैं, और तमाम पहलुओं की जब चर्चा हो ही रही है तो एक पहलू आपसे और समझने का हम प्रयास करेंगे। ऑलरेडी अगर हम देखें जाएं तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में AI काम कर रहा है, और उसको लेकर सरकार ने पिछले वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो स्कीम भी लेकर आए थे। अब इस बजट सत्र में बताया गया कि विस्तार AI का एक पूरा रोड मैप लेकर आया जाएगा, जिसके ज़रिए किसानों की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अब तक जो AI काम कर रहा था, उस AI में और विस्तार AI में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या डिफरेंस रहेगा, और क्या क्षमताएं विस्तार AI में थी जो ये कर पाएगा जो पहले नहीं कर पा रहे थे? थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा। बिल्कुल। हम बजट भाषण से लेते हैं शब्द को। उसमें कहा गया है कि एग्री स्टैक जो पहले से हो गया है कृषि विभाग में, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एग्री स्टैक है। एग्री स्टैक का मतलब मैं अपने किसान भाइयों को उनकी भाषा में बताता हूँ कि कुछ नहीं है, एक प्रकार से विभिन्न रजिस्ट्री की स्टैक है। मतलब फार्मर रजिस्ट्री, फार्म रजिस्ट्री, ये रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री, मतलब सारे प्रकार के डिजिटल डाटा इसमें बने हुए हैं। अब क्या हुआ कि इसको जो है जोड़ दिया जाएगा ICR में, जो रिसर्च वगैरह होते हैं उनके चीज़ों से, उनकी जो डाटा है, उनके जो प्रोसेसेस जो उनके प्रोसीजर्स है, वो डाल किया जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, जो AI के माध्यम से और क्या फ़ायदा होने वाला है, वो रेगुलर एडवाइजरीज निकलेंगी। उस एडवाइजरी से होगा क्या कि जो रिस्क मिटिगेशन है वो हो। क्या रिस्क है? एग्जाम्पल के लिए असमय बरसात हो गई, बारिश हो गई, असमय कीट रोग लगने वाला है। एग्जैक्टली, आपने सब कुछ बता ही दिया। मार्केट की भी एक रिस्क है कि क्या प्राइस रहने वाली है, उसका समाधान इनाम के जरिए हो ही रहा है। वो एडवाइजरी से नए तरीके से होगा। तो किसान भाई जो है तमाम प्रकार के रिस्क वो इसके माध्यम से, इस AI के माध्यम से, AI/ML के माध्यम से वो एड्रेस कर पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर अस्कर सिंह जी, इन समस्याओं का समाधान अगर ये AI कर दे तो लगभग हर किसान खुशहाल हमारे देश में होगा। किसान का जो आमदनी का लक्ष्य हमने रखा है, सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, उसको भी पूरा करने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही आप दोनों मेहमानों ने बहुत बेहतर तरीके से बजट के विश्लेषण को समझाया कि किस प्रकार से खेती किसानी के क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, चाहे मछली पालन में हो, चाहे पशुपालन से हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, इनके जीवन में इस बजट से कितना बदलाव आएगा, किस तरीके से कृषि क्षेत्र आगे बढ़ेगा, इसको समझाने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले ऐसे कौन से विषय रहेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे और आप भी उस विषय से जुड़कर अपने सवाल पूछ पाएंगे। नजर डालते हैं अगले विषय पर। हेलो किसान में अगले विषय में बात होगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी योजनाओं में ऋण की सुविधा कैसे दी जा रही है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस विषय से जुड़े कोई भी जानकारी, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो प्रश्न वीडियो बना के आप हमें अपना वीडियो बना के भेज सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं प्रश्न वीडियो बनाने के भेजने के। हमारा जो प्रश्न वीडियो का नंबर है वो नंबर आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं 8800520717। इसके अलावा आप हमें DD किसान के कॉल सेंटर पे भी फ़ोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं DD किसान के कॉल सेंटर का 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल ID नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID hellokisan2015@gmail.com।
इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।